जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, क्या है इस समय महाराष्ट्र में जो भी कुछ चल रहा है, सियासी उठापटक उसको आप कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन इतना बड़ा जो एक कदम उठाया गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा, आप ये तो कहीं से कहीं तक मान ही नहीं सकते कि इसमें भीतरघात नहीं हुआ है। मतलब कि कोई अंदर का कोई पावरफुल व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। अब ऐसे में जब एकनाथ शिंदे के पास करीब 50 विधायक पहुंच चुके हैं, शक्ति प्रदर्शन वो कर चुके हैं, परेड के लिए वो तैयार हैं, सरकार बनाने का दावा उनके साथ बीजेपी ने ठोक दिया है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, जो कि ऐसी शिवसेना से आते हैं जो कि कभी लोगों को दबंगाई से दबा कर रखती थी और बिना सत्ता में बैठे सरकार चलाया करती थी, आज की डेट में वो हाथ जोड़कर गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इनको भनक भी नहीं लगी इतने बड़ा उठापटक होने वाला है उसकी? और अगर भनक नहीं लगी है तो क्या पार्टी का कोई बड़ा नेता या फिर अलायंस का कोई बड़ा नेता इस चीज़ में शामिल था? क्योंकि जैसे ही खबर निकल कर सामने आई कि ये एकनाथ शिंदे ने ऐसा कुछ काम किया है, उसके बाद शरद पवार ने सीधे तौर पर इनको कहा था, उद्धव ठाकरे को, कि तुम सीएम पद की कुर्सी छोड़ दो और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दो, जिससे कि ये अलायंस जो है वो बचा रहेगा। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बात क्लियर कर दी कि हमको ये अलायंस चाहिए ही नहीं, सीएम पद की कुर्सी तो दूर की बात है। अब ऐसे में एक बार फिर से भाजपा यहाँ पर सिनेरियो में अंदर तो आ गई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अगर ये भीतरघात की बात है तो किसने किया है और शरद पवार के ऊपर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट गहराया है, उसमें पुलिस इंटेलिजेंस की विफलता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये विभाग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसके मुखिया एनसीपी के दिलीप पाटिल बसवे हैं। इस मामले में वलसे के साथ साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भूमिका भी सवालों के घेरे में। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे एक साथ 36 विधायकों को अपने साथ मुंबई से सूरत ले गए और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। देखिए, अगर उद्धव को समय रहते इस बात का पता चल जाता तो वो भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरह बाड़ेबंदी करके अपनी सत्ता सुरक्षित करने की जोर जुगत कर सकते थे। गौरतलब है कि पिछले 8 सालों में अशोक गहलोत ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने तख्तापलट की कार्रवाई को विफल कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक उद्धव को कमजोर करने का ये खेल राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ था। पहले बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में सफलता मिली, जिसमें शिवसेना का उम्मीदवार हार गए। उसके बाद एमएलसी चुनाव में शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा। कहा गया कि दोनों ही चुनाव में क्रॉस वोटिंग से गड़बड़ी कराई गई थी। जाहिर सी बात है, क्रॉस वोटिंग का तो नाम सुनकर ही कान खड़े हो जाने चाहिए थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जब पड़ताल की जाएगी तो एनसीपी और शरद पवार की भूमिका पर सवाल क्यों खड़े होंगे, इस बारे में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग एनसीपी के कोटे में आता है। एनसीपी विधायक दिलीप पाटिल वल से गृह मंत्री हैं, लेकिन शिंदे गुट की बगावत में पुलिस इंटेलिजेंस की सक्रियता कहीं भी नजर नहीं आई। यहां तक कि बगावत के एक दिन बाद भी कुछ विधायक गुवाहाटी पहुंचे और उन्हें भी रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। हालांकि शरद पवार ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री दिलीप वलसे से नाराजगी जाहिर करी थी। इसके अलावा सियासी संकट के बीच में एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुधवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करी। इसके बाद उन्होंने बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का बयान दे डाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि पवार ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्यों पूरे प्लान के बारे में पहले से ही पवार को पहले से पता था? अब देखिए, सियासी जानकारों का तो ये भी कहना है कि एनसीपी के 2 मंत्री, मतलब कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख, जेल में हैं। ऐसे में अपने मंत्रियों को बचाने के लिए एनसीपी बीजेपी के साथ गुप्त समझौता भी कर सकती है। ऐसे में टूट फूट से शिवसेना कमजोर होगी, जिसका भविष्य में एनसीपी को फायदा ही मिलेगा। लेकिन साल 2019 में बीजेपी के साथ एनसीपी ने गठबंधन किया था और एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। उस दौरान बीजेपी ने एनसीपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश करी थी, जिस पर पवार ने बीच बचाव कर 3 दिन में समाधान निकाल दिया था। लेकिन इस बार वो ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है? अपनी सरकार बचाने में उनकी दिलचस्पी आखिर क्यों नजर नहीं आ रही? साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच दोस्ती जग जाहिर है। केंद्र की ओर से पवार को पद्म विभूषण सम्मान भी दिया जा चुका है। वहीं 9 मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो सिंधिया समर्थक करीब 22 विधायक अचानक मध्य प्रदेश से लापता हो गए थे और अगले ही दिन विधायक बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में मिले थे। उस दौरान भी कहा गया था कि इंटेलिजेंस विभाग ने कमलनाथ सरकार को प्रॉपर इनपुट दिए ही नहीं थे। बगावत करने वाले विधायकों में 6 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी और महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल थे। नाराज सिंधिया को मनाने के लिए कांग्रेस ने उनके दोस्तों का भी सहारा लिया। मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट को इसकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सिंधिया किसी से मिले ही नहीं। विधायकों को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह भी बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और कमलनाथ सरकार आखिरकार गिर गई। लेकिन जब बात राजस्थान सरकार की आती है तो राजस्थान सरकार में जुलाई 2020 में बगावत हुई थी। इसकी सूचना सीएम गहलोत को पहले ही लग गई थी। बागी विधायकों ने जैसे ही राजस्थान की सीमा पार करने की तैयारी शुरू करी, राजस्थान पुलिस एक एक विधायक को घर से उठाकर बाड़ेबंदी में ले गई। आरोप लगा कि सरकार बचाने के लिए हर संदिग्ध के फ़ोन टैप कराए गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि उनके सभी विधायकों के फ़ोन टैप कराए गए हैं।
भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायकों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने विधायकों की गाड़ी की चाबी तक निकाल ली थी। बागी विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। पुलिस के अलावा एसीबी और एसओजी को भी मैदान में उतारा गया। राजस्थान सरकार ने उस दौरान अपनी सीमाएं तक सील कर दी थी। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए थे। विधायकों की बाड़ेबंदी 450 किलोमीटर दूर करी गई थी, जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, और वहां पर इंटरनेट भी बंद करा दिया गया था। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो भाई जो ऑपरेशन लोटस, जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं, जो कि भाजपा सरकार चलाती है, जिसमें कि एक पार्टी को आपस में भिड़ाकर कमल का फूल खिल जाता है। उसके बाद इसके लिए एग्जाम्पल के लिए चाहे हम कर्नाटका की बात कर लें, इसके बाद चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, लगभग सही जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसा ही खेला देखने के लिए मिला था। लेकिन यहाँ पर शरद पवार की भूमिका और अशोक गहलोत की जो ताकत उस समय समझ में आई थी, उसके बारे में चर्चा ज़रूर होगी। क्योंकि शरद पवार जिस तरीके से निष्क्रिय नज़र आ रहे हैं इस बार इस पूरे मामले को लेकर, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से अचानक ही हथियार डाल दिए, वो बताता है कि उनकी ताकत अब कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।